अब जिस कंपनी का ये गैजेट आपने लगाया हुआ है, तो मैं एहतियातन बात कर रहा हूँ कि इनकी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, मैं तो कहूँगा कि 1 एकड़ भी बहुत होता है, तो आप चंद एकड़्स लगा लें जहाँ पर इसका मेन ऑफिस जो है वो कायम होगा। अब वो जो चंद एकड़्स हैं वो आपके मुल्क में जो लाखों एकड़्स पर, और लाखों भी वो जो हो सकता है करोड़ को क्रॉस कर जाए, पर जो गंदम या कपास काश्त होती है वो चंद एकड़्स उस पर भारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कल्टीवेट कर रहे हैं सॉइल, दे आर कल्टीवेटिंग ब्रेन्स, माइंड्स, इनोवेशंस। इतनी सी बात है। अब ये इस तरह के जब आइडियाज आपके पास आ जाएंगे, उससे फिर आपको अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो क्वालिफाई करने में दिक्कत नहीं होती। मैं आखिरी आर्ग्यूमेंट अब आपको एक और बता देता हूं। चले पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो करप्ट पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट्स हैं आपकी, जो 5th जनरेशन वार के एक्टर्स के तौर पे जिन्हें कहा जाता है, इनके पास एक टकोसला है कि जी जमहूरियत चूंकि पटरी से डिरेल हो जाती है तो इसलिए हम तरक्की नहीं कर सके। तो ये वो अब आर्ग्यूमेंट है जो मैंने कुलदीप नैयर से पूछा था और जिसका जवाब कुलदीप नैयर भी नहीं दे सका था। कितना बड़ा नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कुलदीप नैयर साहब से भी यही पूछा था। अब आप ये आर्ग्यूमेंट है, चले ये तो थोड़ा गुफ्तगू के स्टाइल में। मैंने कहा जी हमारे यहाँ तो मार्शल लॉ आ जाता है, हमारे यहाँ तो कभी ये अफ़गान वॉर आ जाती है, कभी फिर तो आप लोग वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? तो उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर भी करप्शन उतनी ही राइज है जितनी हमारे हैं। इंडिया के सिस्टम में भी ब्यूरोक्रेसी उतने ही बड़े बोरे बढ़ती है, जिस पे उन्हें बोराक्रेसी कहते हैं, जितनी पाकिस्तान में बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया भी अभी तालीम के मैदान में वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ तक उसे पहुँच जाना चाहिए था। अब हमारे अच्छा ज़ाती राय नहीं है, कभी ना ये इस लफ्ज़ यूज़ करे कि इन माई ओपिनियन, नहीं, एग्जामिनर ऑफेंड हो जाता है। बड़े वो पिछली उम्र के वो लोग होते हैं, तो वो तो और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो अच्छा वैसे भी अच्छा नहीं लगता। इट इज़ जनरली सेड, मोस्ट ऑफ द राइटर्स बिलीव दिस, मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दिस, दैट एजुकेशन is the democracy is not that necessary the way education is. So आप एजुकेशन को डिनाई नहीं कर सकते। आप कैपिटलिज्म को कर सकते हैं, सेकुलरिज्म को कर सकते हैं, 10 चीज़ों को कर सकते हैं। एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट सिर्फ एजुकेशन है। अब ये जब आर्ग्यूमेंट्स आप लाएंगे, और फिर जो भी मैंने कहा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कि चंद एकड़्स भारी हो गए किस पर, लाखों एकड़्स पर। अब फिर इसके साथ आपने ये मैंने कर दिया पहले, इसको कहते हैं एग्जाम्पलीफाई, कि आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं उसको एग्जाम्पलीफाई करें। फिर आप एजुकेशन का अगर तो टॉपिक है सिंपल जनरल, तो आप पाकिस्तान को भी डिस्कस करें, रीजन को भी करें, वर्ल्ड को भी करें। लेकिन अगर उसने सिर्फ पूछा एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो भी आप बड़े स्मार्ट तरीके से, बात आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन आपने उसका कंपैरिजन इसी तरह पहले रीजन के साथ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज एंड लेस आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के साथ कंपैरिजन करके, तो आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाना है। फिर जब आप जिस टॉपिक पे भी लिख रहे होते हैं, उसके कुछ कंसर्न्स होते हैं जो प्राइमरी होते हैं, इमीडिएट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अब एजुकेशन का प्राइमरी कंसर्न साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च का है कि ये आपको इकोनॉमी देगी। अच्छा, अब आप कहेंगे जी अगर इकोनॉमी बहाल हो जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्राइम रेट कम हो जाएगा, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो जाएगा। फिर यहीं से पॉइंट्स निकलेंगे कि आपके यहाँ शिद्दत पसंदी ख़त्म हो जाएगी, लोग लॉजिकली सोचना शुरू कर देंगे, रैशनल तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। और आप इसी बात से जोड़ेंगे कि जिस मुआशरे में अभी इकोनॉमी स्टेबल ना हो, वो एटॉमिक बॉम्ब छोड़ के कोई उससे भी एक सुपरसीडिंग चीज़ बना ले, वो मुआशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, देन यू नीड एन एग्जाम्पल। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ रशिया। रशिया ने इकोनॉमी वाइज कोलैप्स किया था, तो मिलिट्री और जो दीगर उनका मिलिट्री मसला है वो खुद ब खुद जो है वो कोलैप्स हो गया था। अब आपके यहाँ
जब एजुकेशन आती है तो फिर आप उसके सेकेंडरी टर्शरी में जाएंगे कि लोगों में टॉलरेंस बढ़ेगी। अच्छा, फिर एक नुस्खा होता है जिसका नाम हमने रखा हुआ है ये कौमी धारा, मेन स्ट्रीम जिसको आप कहते हैं। तो जैसे जैसे लोग एजुकेट होते जाएंगे वो मेन स्ट्रीम के अंदर आते जाएंगे। इसमें बड़ा एक लॉजिकल सा मेरा उर्दू का फिक्रा है कि कौमी धारा जो होता है ना, उसकी धार बहुत तेज़ होती है, तो उसके ऊपर आप लोगों को लाने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है कि लोग अपने फ़िरके, ज़ुबान, इलाके, नस्ल और ज़ात से हटकर सोचें। वो चीज़ सिर्फ जो है वो एजुकेशन ही आपको दे सकती है। सो आपने ग्रेजुअली एजुकेशन को इकोनॉमी, इकोनॉमी से सोसाइटी, सोसाइटी से नफ्सियात, नफ्सियात से सियासियात की तरफ आपने लेके जाना है। यूरोप के अंदर जब डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया तो उसकी बेसिक रीज़न आपका नॉलेज था कि लोगों को नॉलेज आ गया। तो अगर नॉलेज ना आता दुनिया में जमहूरियत भी ना आती। तो इस मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोग हमारे ये अच्छा मसलन एक एकेडमी में मैं जाता था, मैं इस तरह जब उनका लेक्चर होता था तो मैं उन्हें कहता था कि यार आप ऑन एयर कर दिया करें, चलो जो भी जहाँ दूर बैठा है। तो आप हैरान होंगे कि हम हमारा जो वो कौमी एक तरीका है को उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए। मुझे एकेडमी वालों ने कहा जी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ एकेडमी में दाखिला ना लो, लेक्चर तो ऑन एयर हो ही जाता तो यहीं से सुन लिया करो। ओ अल्लाह वालों, इतने स्मार्ट इस तरफ ना हुआ करो, जो ज़हन यहाँ लगाते और तरफ लगाओ। फिर वो जब पढ़ा दिया गया फिर उसको पहले नोट करेगा स्टूडेंट, फिर उसके पॉइंट्स बनाएगा, फिर मैं जो उसको कहता हूँ, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ आप पहली दफ़ा मुझे उर्दू में लिख के चेक करा दें। देखिए ना, अब मैं इंग्लिश में ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग पर दो फटीक है। वो फटीक्स क्या है कि एक मैंने इंग्लिश सोचनी है, दूसरा मैंने आइडिया सोचने हैं। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को, ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात थोड़ा मजाक लगे या वो हंसेंगे, आप पहले जब उर्दू में लिख लेंगे एक झगड़ा तो ख़त्म हुआ कि आपको लिखना तो आया, आपने लिख लिया, उर्दू में लिख लाया। अब उर्दू लिखते हुए तो कोई मुझे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। मेरा बड़ा आसान सा तरीका होता है, अगर बाकी टीचर भी फॉलो करें, मुझे तो, मेरी तो कोई एकेडमी नहीं है, मेरा तो मकसद नॉलेज का फैलाव है कि असल बात लोगों तक पहुंच जाए। आप पहले स्टूडेंट को कि यार उर्दू में लिखो। अब उसको क्या होगा, उसको पता होगा इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पलीफाई करना, कंपैरिजन करना, ये बॉडी डिस्कस कर रहा हूँ मैं ऐसे की। फिर प्राइम कंसर्न के बाद सेकेंडरी कंसर्न, टर्शरी कंसर्न, एजुकेशन बताया कि सबसे पहली बात तो ये कि आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगी। फिर ये है कि इसकी बुनियाद पर आपके यहाँ थोड़ा पीस, लॉजिक, रैशनल और टॉलरेंस आएगी। फिर आप आगे लेके जाते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी ये बंदे को इम्प्रूव करता है। बंदा मिसाल के तौर पे किसी ने पूछा जी ये क्या, मसलन हमारे यहाँ तो अभी ये दो स्कूल ऑफ थाट है ना कि मसलन नूर मुकद्दम कत्ल होती है तो मदरसों वाले अजीब स्टाइल से मुतालबा करें। यार मुतालबा करो, आपके उसको लटकाओ, लेकिन ये तो ना करो ये तो फलां यूनिवर्सिटी का पढ़ा था, यहाँ का पढ़ा था, यहाँ का पढ़ा था। अब वो टिकटॉकर जो लेडी थी, मैं हैरान हूँ अभी तक कि मेरा ख्याल है वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वगरना तो ये भी जुम्मा जो है वो इस तरफ, तो बजाय आप इसके कि इस तरफ को आप जाके इन लाइंस पर सोचें। बात ये कर रहा था कि एजुकेशन इंडिविजुअल लेवल पर भी आपको हाँ ये सोचने पर मजबूर करती है एजुकेशन कि ज़िंदगी वही है जिसमें आप दूसरों का सोचेंगे। और ये बड़ा एक सादा सा मतलब अरस्तु सुकरात वाली लाइन है। किसी बंदे के पास पूछे, वो कोई मौलाना है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कोई भी बंदा, अगर वो आप उसको एग्जामिन करना चाहते हैं कि ये बंदा शख्सियत परस्ती, बुत परस्ती फैला रहा है कि तरक्की कर रहा है, तो उससे फ़ौरन से पहले ये पूछें कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन इस सेंस में नहीं है कि आप लेक्चर देने गए, लोगों ने आपके हाथ चूमे और आपकी कंट्रीब्यूशन ये कि आपके पास जितने वसाइल थे उन वसाइल में से आपने उनके लिए कितना सोचा। मिसाल के तौर पे मुझे कोई दूसरी राय नहीं है, अगर तारिक जमील साहब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते तो मेरे हिसाब से उन्हें कोई ईस्टर्न मेडिसिन की यूनिवर्सिटी लॉन्च करनी चाहिए थी। वो कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ बना देते कि जिसमें मिसाल के तौर पे इस वक्त जो लोग हैं उन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, इस सेंस में कि अब लोगों के अंदर ना घुटन बहुत है, हिजान है, वबा फैली हुई है, मुआशी हालात ख़राब है, ख़बरें अच्छी नहीं आती, तो लोग एक घुटन का शिकार है। तो ऐसे में आप उन्हें थोड़ा सा योगा,
थोड़ा सा कैथारसिस करने का तरीका, साइकोलॉजी की टेक्निक्स बताएं, वो बंदा भागता फिरेगा और वो बंदा रिलैक्स हो जाएगा। तो बात हम कर रहे थे कि एजुकेशन ही है। मसलन यूनान की ये सेइंग कि कौमें तरक्की वही करती हैं जिसका वो बंदा उस जगह पर भी दरख्त लगाए कि जहाँ उसको पता होगा कि इसके साए में मैं नहीं बैठूंगा। मेरा मानना यह है कि बंदा वहाँ भी दरख्त लगाए जहाँ पर उसको यकीन हो कि हो सकता है मैं दोबारा यहाँ से गुजरूंगा भी नहीं। तब ये अफकार, ये हालात, ये वाक़यात सारे एजुकेशन से आते हैं। तो आप पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें। एजुकेशन का रोल इकोनॉमी में भी देखें, सोसाइटी में भी देखें, पॉलिटिक्स में भी देखें, साइकोलॉजी में भी देखें। और अब दुनिया की इस वक्त जो लेटेस्ट डोमेन चल रही है वो इन्वायरमेंट है। यानी अब कौमें वही बचेंगी जिनका इन्वायरमेंट रिच होगा, जिनके यहाँ फीकस जो अफराद दरख्तों की तादाद है वो को 100 से ऊपर जाएगी, नट लाइक पाकिस्तान। अब देखें ना, दरख्त लगाने की मुहिम आई तो पता ये चला जब डाटा को एक्सप्लोर किया गया डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में फीकस पौधों की तादाद 5 है और हम इस एतबार से दुनिया के 9वें पसमानदा तरीन मुल्क है। यानी दुनिया में, मैं रिपीट कर दूं, सिर्फ 8 ममालिक ऐसे हैं जहां पर फीकस जो दरख्तों की तादाद है वो हमसे बदतर है, बाकी सारे हमसे बेहतर हैं और ये किसी कौमी अलमियत से कम नहीं है। तो ये चीज़ें, ये बातें, बाकी फिर जब आप कहते हैं एजुकेशन क्या है, इनोवेशंस है, बीमारियों का इदराक एजुकेशन ने दी है। यानी एजुकेशन के लफ्ज़ को आपने पहले ब्रॉड करना है। एजुकेशन के साथ रिसर्च, रिसर्च के साथ फिर जो आपकी साइंटिफिक किस्म की इजादात है, जिस तरह मैंने आपकी गैजेट को कहा, मिसाल के तौर पे आज अगर कोई मुल्क चाहता है कि उसकी इकानमी बाकी दुनिया पे ऊपर हावी हो जाए तो वो वही मुल्क होगा जो इसकी वैक्सीनेशन अथेंटिक इजाद करेगा। और ये इजाद रिसर्च से आएगी, रिसर्च तालीम से आती है। ये बड़ी सिंपल बात है। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल का ज़ाती कटहरे में अपने आप को खड़ा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्शन सबसे पहले होता है कि जी, वो कहते हैं जी आप पढ़ा तो इतने अरसे से रहे हैं तो अब आप ऐसे कैसे पढ़ाते हैं जी। तो मेरा जवाब यही होता है कि जब से मैंने लिखना शुरू किया है रेगुलर, तब से फिर मैंने ऐसे पढ़ाना शुरू किया है। चूँकि शुरू में ना डॉक्टर साहब लम्स के पढ़े हुए लोग, कायदे यूनिवर्सिटी के ऐसे ऐसे ब्रिलियंट लड़के आते थे, लड़कियाँ उस वक्त कम होती थी कि जिनसे मैं सीखता था। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे मैं पूछता था अच्छा यार क्या बना, मैं तो करंट अफेयर पढ़ा दिया, जोग्राफी पढ़ा दिया, सोशियोलॉजी। वो कहते सर ऐसे रह गया। मैम बड़ा मुझे ना सदमा होता था, यार ये बंदा नहीं रहना चाहिए था, यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे रह गया। वो फिर जब मैंने खुद लिखना शुरू किया तो खुद लिखते हुए फिर बात वो ये कि आप प्रैक्टिस कर लें। देखिए ना, आप नौकरी तो वो लेना चाह रहे हैं जो नूरी मखलूक है। सीएसएस को ज़मीनी मखलूक थोड़ी होती है। मतलब एक बंदे ने सीएसएस करना होता है, आने वाली 7 नस्लें सवर जाए, और इधर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा कोई एफर्ट ना करनी पड़े। आप इसके लिए 2 महीने प्रैक्टिस करें। 1000 लफ्ज़ आप कितनी देर में लिखते हैं, 3000 लफ्ज़ आप कितनी देर में लिखते हैं, 3500, इससे ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं होती, वो सफिशेंट हो जाता है। अच्छा, अगर आप सोच के लिख रहे हैं तो टाइम और तरह से लगेगा। अगर आप पहले से उसके आइडियाज़ आपके पास थे और आपने वहाँ उसको दोबारा से लिखना था तो टाइम आपको और लगेगा। ये भी बड़ी वैलिड बात है। और ये जो लोग कहते हैं ना, हाँ, फिर एक लोगों का होता है कि जी हम कितना लिख लें तो सर हमें ये लगे कि जी ये काफ़ी है। देखिए, हर टॉपिक के 3 एंगल हैं, उसका पास्ट है, उसका प्रेजेंट है और उसका फ्यूचर है। एजुकेशन इन पाकिस्तान उसका एक पास्ट है, उसके करंट सिचुएशन है और इससे फिर मुस्तकबिल में क्या उम्मीद है। तो जब आप तीनों एराज को, यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं, वजूहात, असरात और रेमेडीज़, जब आप मसलन जो इंग्लिश का पेपर बी है उसमें जो शॉर्ट ऐसे होता है वो आई गेस के 350 या 400 अल्फाज का लिखना होता है। यहाँ 3500 अल्फाज, वहाँ 350। तो आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप 350 अल्फाज में भी वही बात कह पाएँ जिसको आप फैला के बाद में 3500 का। और एक आखिरी बात जो है कि कोशिश करें कि ऐसे का टॉपिक ऐसा चूज़ करें कि जो क्रिटिकल ना हो, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा
गवर्नमेंट कॉलेज की एक लेक्चरर थी, इंग्लिश की टॉपर थी वो। उसको मतलब ना फेल से भी बुरी सिचुएशन में उन्होंने उड़ा दिया। जब मुलाकात हुई तो बाकी अपने स्टाइल से पूछ रहे थे, उसने हेल्दी लोगों से कहा कि भाई मैं तो ऐसे में फेल होगी। मेरा सवाल उससे ये एक ही था कि आपने लिटरेचर का ऐसे तो नहीं लिखा था? शी सेड यस। तो मैंने कहा जी आपने फेल होना ही था, आपने तो खुद मौत को मासी नहीं माँ कह दिया आपने। मतलब आगे जो बंदा बैठा है वो भी इंग्लिश लिटरेचर का है, तो इंग्लिश लिटरेचर में तो ये रवाज ही नहीं होता कि आपको फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन भी दी जाए, बड़ी मुश्किल से। तो थर्ड डिवीजन ही मिलती है, कहती जी। तो मैंने कहा थर्ड डिवीजन उन्होंने आपको दे दी क्योंकि वो बंदा लिटरेचर का था। मिसाल के तौर पे एक बड़ा पॉपुलर ऐसे है, वुमन दाई नेम इज़ फ्रैलिटी, ये शेक्सपियर का फिक्र है, औरत तेरा नाम कमज़ोरी है। अच्छा, अब आप जब इस टॉपिक पे लिखने लगेंगे किधर किधर जाएंगे आप? लिटरेचर का एक अपना स्टाइल होता है अदब के लोगों का। वो कहते हैं उसने बंदे ने अपनी महबूबा को फूल से तशबीह दी, लेकिन फूल उसने गलत चुना। उसने तो फूल गुलाब का कहा, उसकी महबूबा तो अच्छी खासी मोटी ताज़ी है। वो तो इन बातों पे, मतलब चांद पे बंदा पता नहीं कब गया है, वो तो रोज़ चांद पे, चांद महबूबा के नीचे, महबूबा चांद के ऊपर। तो आप फिर सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं ना। तो आप सीधा सीधा ऐसे लिखें जो आर्टिकल ऑनेस्टली, मसलन आप इन्वायरमेंट पे लिखते हैं, कौन नहीं मानेगा कि दरख्त लगाएंगे? अच्छा, इसके अलावा हल ही कोई नहीं है। कौन नहीं इस बात से डिसएग्री करेगा कि धुआं देने वाली गाड़ियां बंद कर दें? कौन इस बात से डिसएग्री करेगा कि जनाब आपने ना आबादी को कंट्रोल करें और जो बड़े घर हैं उन पर? तो ऐसी चीज जिससे कोई डिसएग्री, यू टेक द एग्जांपल ऑफ सर सैयद, मतलब इस पर किताबें मौजूद हैं जो कहती हैं कि वो बंदा गद्दार था, तो आप पंगाई क्यों लेते हैं? अब बरूदी सरूंगे तो आप उस पर पाँव क्यों रखते हैं? जब एक सीधा सीधा रास्ता है तो आप एक जनरल सा लाइट वेट सा टॉपिक चूज़ करें, और उसमें 10 टॉपिक होते हैं। वही मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो वही 10 पढ़ाता हूँ, उनके अंदर ऐसे जो है वो। अच्छा, फिर इसमें एक और बात है कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा इंप्रूव होता है, और वो आपके बाकी दीगर तमाम पेपरों में फिर काम आएगा। आप जेंडर स्टडी रखें आप। अच्छा, लोग यहाँ पागल हुए रहते हैं डॉक्टर साहब, सर जी यूरोपियन रखेंगे, हिस्ट्री रखेंगे, ब्रिटिश रखें, अमेरिकन रखें। मैं अब उनके रखूँ तो यार कोई जगह वाली किसी ढंग की जगह पे अपने आप को रख। उसने कहा जी वो मेहनत करता है क्योंकि उसने कहीं ऊंचे ओहदे पे लगना है। तो दूसरा जो टकोसले, मैं कहा भी बेटा आप दीवार से लगोगे, फिर किसी सीट पे तो नहीं जा सकते इन हरकतों के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ओहदे पे लगे तो आपको चाहिए कि आप लॉजिकली बातों को लेके चले, अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करें और इसको एंजॉय करें। मतलब अब जितने मुमकिन तरीके थे, ट्रांसलेशन है, उर्दू में लिखें, उसको इंप्रूव करें। इससे सस्ता फिर सिर्फ टिश्यू पेपर है डॉक्टर साहब।